सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे और जय सिया राम। देखिए, 3 वीडियो कवर हो चुकी है, पार्ट 1, 2, 3। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड के सॉल्व पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 में आपको एमसीक्यूज फिलअप्स ये कवर करा दिए थे। पार्ट 2, पार्ट 3 में 22, 23 का पार्ट कवर करवा दिया था। अब पार्ट 4 में हम 24 का पार्ट कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट की वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सही करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ बीच में मैं आपको पार्ट बताऊंगा कि मैं लाइव आने वाला हूं आज, जिसमें बेस्ट आंसर कॉपीज को सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में भी डिटेल दे दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसमें क्या मिस्टेक हो गई थी, ये सोयल लिमिटेड से रिलेटेड था। इसमें ओपनिंग बैलेंस 25 था, मैंने क्लोजिंग बैलेंस गलती से 35 लिख दिया था, है ना। हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे गलती से मैंने 35 लिख दिया, जिससे हमारा जो आंसर था वो थोड़ा सा चेंज आ गया 5000 से। तो हमें क्या करना था, यहां पर जैसे मैं इसको हटा देता हूं और इसको कर देते हैं हम 30,000। ओके, अब जैसे ये 30 करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 44, 5000 कम हो जाएगा, इधर भी 44 ही हो जाएगा। अब इधर जो बैंक आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, वो आ जाएगा आपका 17,500, ये आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, परचेज ऑफ प्लांट की बात करोगे तो आपको 22,500 की जगह क्या लिखना था, 17,500। तो यहां पे भी आप सही कर देना 17,500। अब माइनस के 17,500 में 6,500 गए तो आपका जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, 11,000। तो अच्छा हुआ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ आप मुझे मिस्टेक बता सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने अच्छे ढंग से मिस्टेक बता दी कि सर आपने गलती से 30 की जगह 35 लिख दिया था। तो आप मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हमने इसको करेक्ट कर लिया। एक बार आप चेक कर लेना कि इसी तरीके से आपका पार्ट आएगा 17,500। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 44,000 में से 26,500 गए, हाँ, तो 17,500 बिल्कुल ठीक है। और उसमें से माइनस के 6,500 कर दूंगा तो यानी 11,000 बिल्कुल ठीक है कि आपका नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा माइनस का 11,000। ठीक है, अब आते हैं 2024 की तरफ और उसके कवर कर लेते हैं हम कौन से, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। और याद रखिए, एक चीज और बता देता हूं, बेस्ट आंसर कॉपीज को मैं क्या करूंगा, रिवैल्यू करूंगा, चेक करूंगा कि किस तरीके से उसमें आप ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ डाउट रहते हैं कि सर कितना किया जाए, कितना नहीं किया जाए। तो सोच रहा हूं कि आज लाइव आ जाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मैं आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो जनरली आ सकता हूं लाइव, तो 9 से 9:30 के बीच में आ जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और रात को मिल जाना, शायद 9 से 9:30 के बीच में जरूर लाइव आ जाऊंगा। लाइव नहीं आया तो रिकॉर्डेड आपको दे ही दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ओके, वॉइस प्रॉपर है, एक बार मैं चेक कर लेता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हिंदी में ही बोलूंगा, साथ साथ में बीच बीच में। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता कहलाता है, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख। ओके, अगला सेकंड, भावेश राजू पार्टनर है फॉर्म में 3:2 में, एडमिट किया सोनू को प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। दे एडमिट टू सोनू फॉर शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, दे डिसाइड टू डिवाइड द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1। तो इसका मतलब सोनू को 1/5 के लिए एडमिट किया। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कितना सिंपल आया, जिसमें आपको सिर्फ ओल्ड माइनस न्यू करना था। ओके, तो कर लेते हैं सॉल्व। यहां मैं लिख लेता हूं, ये है अपना किसका सर, 2024 से रिलेटेड, और आप करवा रहे हो वेरी शॉर्ट का सेकंड नंबर। ठीक, देखिए, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो क्या निकल के आएगा, सैक्रिफाइस। अब आपको पता है कि किसका निकालना, भावेश का और राजू का। तो भावेश ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो भावेश का देख लेना, वैसे ही राजू का देख लेना। भावेश का पुराना है 3/5 और राजू का पुराना है 2/5। उसमें से माइनस कर दोगे 2/5 और 2/5, दोनों का देख लो नया कितना है। अब जैसे आप देखोगे तो आएगा 3 - 2 1/5, और ये देख लेंगे 2 - 2 0/5। तो 1:0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस किसने करा है,
भावेश ने ही किया। ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया है, मैं इस बार चेक भी करता जा रहा हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बिल्कुल ठीक है। थर्ड पे आइए, XYZ पार्टनर है 2, 3, 4 में, जेड रिटायर हो गया। अब जेड के रिटायरमेंट होने पे आपको पता है कि आपने रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन करके एसेट्स और लायबिलिटी को कम ज्यादा किया, जिसके थ्रू लॉस पता चला 81 का। अब मैंने क्या बोला, अगर जेड जा भी रहा है तो जेड को क्या बोलेंगे कि भाई जब जा रहे हैं तब रिवैल्यू कर रहे हैं, तो उस केस में तू भी तो पार्टनर था, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी तेरे सामने भी कम ज्यादा हुई, सीधी सी बात है। तो जब तू गया तब हमने देखा कि एसेट्स लायबिलिटी कम ज्यादा हुई, जिसकी वजह से लॉस 81,000 हुआ, इसलिए वो तेरे में भी बटेगा। इसलिए जो रिवॉल्यूशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस में बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है। देखो क्या है, ये लॉस है तो याद रखना ये रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस कहलाता है। कई लोग क्या करते हैं, लिखा हुआ आता है रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस या लॉस, तो रिवॉल्यूशन को डेबिट कर देते हैं। अरे भैया आपको क्या करना है, डेबिट नहीं करना, आपको कैपिटल को डेबिट करना है, क्योंकि लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स की कैपिटल में। तो यहां पे बोल रहा है कि जेड का हिस्सा निकालना है, तो ये तो सिंपल सा था। सिंपल सा कैसे, जैसे आप थर्ड वाले पे आओगे और क्या लिखोगे, जेड्स शेयर इन लॉस 81,000 है, और जेड का हिस्सा देख लो, जेड का हिस्सा है आपका 4 यानी 4/9, तो ये हो गया 9,000। 9 से 81 काटोगे तो, और 9,000 टू 4 करोगे तो 36 आ गया। अब देखो अगर मैं एंट्री करके बताऊं तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये भी एग्जाम में आ जाती है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दूं ना कि यही थोड़ी आएगा एग्जाम में, ये तो पिछली बार आ चुका है। तो आपको रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस दे देगा, तो एडमिशन में पुराने पार्टनर्स में और रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 2, 3, 4। तो यहां पे रिवॉल्यूशन कितना है, 81,000। 81,000 को बांट दो, डिवाइड बाय 9, तो कॉमन आ गया 9,000 इंटू 2 18,000 इंटू 3 27 और इंटू 4 36, जो कि अपन ने अभी निकाला ही जेड का। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगी, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू रिवॉल्यूशन। अगर रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस है और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू XYZ, क्योंकि वो प्रॉफिट का केस होता है। तो अब ये कौन सा बैलेंस था आपका, डेबिट। इसको ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या करा, क्रेडिट। चलो ये भी हो गया। अगली बात है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो सीधी सी बात है, किस रेशो में बढ़ता है, चाहे हम एडमिशन की बात करते हैं, चाहे रिटायरमेंट की बात करते हैं, चाहे डेथ की बात करते हैं। अगर जनरल रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का चाहे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, चाहे एसेट वाला लॉस वाला बैलेंस दे रखा है, वो पुराने रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशो। फिफ्थ, प्रीति लिमिटेड हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 1 each। ठीक, टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है वो 4 रुपए पर शेयर की है, 45,600 रुपए की। स्टेट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट आर रिसीव्ड। देखो अब आप जब बड़े क्वेश्चन पढ़ते हो तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आया है कि हमें एप्लीकेशन कितने अमाउंट की मिल गई, और एप्लीकेशन की मनी कितने की थी, 4 रुपए पर शेयर। तो आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैसे निकलेगी, सिंपल सा 45,600 डिवाइड बाय 4, ये तो आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 11,400, ये निकल के आ गया। अब आप बोल सकते हो कि हमने क्या करा, इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 10,000, ये गलती से रुपीज आ गया, मिसप्रिंट है, फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। हिंदी में देख सकते हो 10,000 समतंश, 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए प्रत्यंश प्रीमियम पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए, 10 रुपए वाले थे। ठीक है, और आवेदन की कुल राशि कितनी मिली, 45,600, और 4 रुपए का एक था। तो आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी है जो रिसीव्ड हुई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, क्योंकि आपको 11,400 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो आपको सिर्फ यही बताना था, 1 मार्क्स का था ना। अब ये आ गया प्रोरेटा वाला। यहां पे बोल रहा है कि अगर जो एप्लीकेंट है 12,000 शेयर वाले, यानी 12,000 अंशों के आवधिकों को हमने 8,000 सॉरी 8,000 अंश बंटित किए, यानी 12,000 शेयर वालों को हमने कितने अलॉट किए, 8,000 शेयर अलॉट किए प्रोरेटा बेसिस पे। प्रोरेटा जानते हो आप कि पूरे अलॉट नहीं कर पाते क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर। ठीक है, अब आपको बताया कि आप किस कैटेगरी में हो,
आप इस कैटेगरी में। यहाँ पे ये यही तो बोल रहा है कि 12 वालों को हमने कितने दिए, 8 दिए। देखो 12,000 अप्लाइड थे और हमने अलॉट कितने करे, यही तो है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि जो 1500 अप्लाइड वाले, अब देखो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड आ रहा है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, सेल्स के नीचे सेल्स। तो वैसे ही जब 12 वालों को 8 दिए तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर इसका प्रोपोर्शन मैंने काटा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका मतलब हर 3 एप्लीकेंट को हमने क्या करे, 2 शेयर दिए। जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने 2 शेयर दिए। तो जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो हमने कितने दिए होंगे, तो देखो 1500 अपॉन 3 इंटू 2, तो हमने कितने दिए होंगे, 1000 दिए होंगे। समझ गए? तो इसको लिख के बता देता हूं कैसे होगा ताकि आपको ध्यान आ जाए। यहाँ पे ये 6 कर देते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो देखो 12 वालों को कितने दिए, 8, तो 1500 वालों को कितने देंगे। अब निकाल के देख लेना तो 1000 निकल के आएंगे। ऐसे बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया। चलो अगले पे आते हैं। अगला बोलता है स्टेट द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और रिडम्पशन। देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर पीरियड या रिडम्पशन के बेसिस पे तो आप क्या बोलोगे, रिडीमेबल। अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब 1 मार्क्स का ऐसा आ गया, अगली बार आपका सिर्फ ये पूछ सकता है सिक्योर्ड क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, रजिस्टर्ड क्या होते हैं, बियरर क्या होते हैं। तो ऐसे अब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। ये टेन्योर के बेसिस पे थे, पीरियड के बेसिस पे थे या रिडम्पशन के बेसिस पे थे। एक जैसे वो आता है सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड को नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं, याद रख लेना इसको, अनसिक्योर्ड को। तो ये भी आ सकता है। वैसे कूपन रेट के बेसिस पे क्या होता है, कूपन रेट और जीरो कूपन रेट, ऐसा आपको याद रखना है। अब अगला कह रहा है जो ऋण पत्र है उसका मुख्य शीर्षक और उप शीर्षक क्या है, मतलब मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है। तो हमें बताया कि डिबेंचर का जो मेजर हेड होता है वो क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ऐसे आपको हेडिंग सब हेडिंग याद रखनी है। तो एनसीईआरटी की बुक में जाओ, वहां चेक करो सारा पार्ट यानी फॉर्मेट, फिर डू इट योरसेल्फ में आपको दे रखे होंगे हेड सब हेड खाली, और सारे के सारे अकाउंट्स के नेम दे रखे होंगे, तो उसको आपको कवर करना है। ठीक है। अगला इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इफ एंट्रीज पास विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको पता है कि जब डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने क्या करा, किसी बैंक से लोन लिया, बैंक को उसने प्रिंसिपल सिक्योरिटी गिरवी रखी, मान के चलो बिल्डिंग गिरवी रख के दे दी, लेकिन जो है बैंक को क्या बोलता है ये तो कम है अमाउंट, आप कुछ और दो। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कोलेटरल यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में डिबेंचर भी दे देती है कि अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो आप ये डिबेंचर क्या करना, मार्केट में बेच देना। ठीक है। तो उस केस में ये रियल में इशू नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, एंट्री हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर एंट्री नहीं होगी तो कुछ नहीं करना, बस नरेशन में ही करना पड़ता है। लेकिन अगर एंट्री पास करोगे तो उस केस में क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब बताओ अगर बोलेगा कौन सा क्रेडिट हुआ तो आप क्या बोलोगे, डिबेंचर अकाउंट। तो आपको क्या बताना था, विच अकाउंट में, डिबेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिटेड पूछे तो डिबेंचर सस्पेंस बताना। ठीक। कह रहा राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गए, फिर आप जैसे बाहर की बात करते हो तो उसमें आपका हो गया इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, फिर आपके डिबेंचर होल्डर हो गए, सप्लायर्स हो गए या क्रेडिटर जिनको आप बोलते हो, इस तरीके से एटसेट्रा बहुत सारे नेम है। फिर अगला अब आपका आ रहा है शॉर्ट टाइप से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है कि रानू एक पार्टनर है फॉर्म में, वो विड्रॉ करती है 5000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब आपको पता है कि एवरी मंथ के लिए क्या होता है और लास्ट डे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं 4th की तरफ आ जाता हूं, लिख लेता हूं क्योंकि ये शॉर्ट टाइप से रिलेटेड है। अब देखो लास्ट डे बोल रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज पीरियड जो निकलता है वो कैसे निकलता है, n-1/2, या वो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इस तरीके से करते हो ना, तो वो करके भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरी आदत ऐसे है, याद रखना कि बिगिनिंग के लिए n+1 लगाता हूं क्योंकि मंथली ड्राइंग की बात करता है तो +1 लगता है,
और क्वार्टरली तो उसकी जगह 3 लग जाता है, बस यही है, वरना फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो n+1/2। वैसे अगर मिडिल की बात करता हूँ तो n/2 और एंड की बात करता हूँ तो n-1/2। तो यहाँ पे लास्ट डे की बात कर रहा है इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। अब आपको पता है कि n कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, 12 महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो 12 में से एक गया 11, 11/2 5.5। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो उससे पहले आपको टोटल ड्रॉइंग पता होनी चाहिए। अब टोटल ड्रॉइंग कितनी है, क्योंकि आप मंथली ड्रॉइंग करते हो 5000 और पूरे 12 महीने के लिए क्योंकि कुछ दे नहीं रखा, तो पूरे 12 महीने के लिए कितने हो गए, 60,000। तो 60,000 इंटू 12% इंटू 5.5/12, यही तो है, देखो 12%। तो आप देखो 12 से 12 कट गया, 00 से 00 कट गए, और 600 इंटू 5.5 तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी से, ये आ गया 3300। ठीक, तो चेक भी कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, आराम से हो गया ये भी। 5 पे आते। फिफ्थ बोल रहा है कि आपने कैपिटल लगाई, आप एक फर्म हो, आपने कैपिटल लगाई कितनी, 4 लाख की, यानी हम बोल सकते हैं पार्टनर है, पार्टनर से कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, 4 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना, 10%। इसका मतलब सिमिलर जो फर्म्स होती है या सिमिलर बिजनेस है वो 10% कमा रहे। तो अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आप इतनी उम्मीद तो करते हो कि 10% कमा ले, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कितना उम्मीद करते हो, 40,000 की, 4 लाख का 10%। लेकिन आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया वो 50 का कमाया। याद रखना उसमें आपने एबनॉर्मल लॉस लेस नहीं किया, बोला इज नॉट डिडक्टेड, नहीं घटाया गया है। तो जब आपने उसको लेस ही नहीं किया तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। याद रखना अगर लिखा आता इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, या बोलता कि आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस, कि हमने लेस करने के बाद 50,000 कमाया एवरेज प्रॉफिट, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। तो हम जिग जैग वाला प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉफिट जो बने वो इवनली बने। अगर मान के चलो आपका प्रॉफिट जो चल रहा है और किसी साल एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम दिखने लग गया, तो आप वापस से ऊपर पहुंचना चाहोगे, आप ये खड्डा नहीं चाहोगे, तो आप वापस से ऊपर आना चाहोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन यहां पे क्यों नहीं करना, क्योंकि असामान्य हानि को घटाया ही नहीं गया है, तो वापस से ऐड करोगे ही नहीं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए पहली बार ऐसी लाइन आई थी। फिर भी कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल एट 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर, आपने बताया, माइनस कर देंगे क्या, 4 लाख की कैपिटल लगाई थी और 10% सिमिलर रेट थी यानी एनआरआर, तो 40,000। 50 में से 40 गए तो कितना आएगा, 10,000। अब ये 10,000 क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। यही तो है, देखो 4 लाख का 10% 40 आ गया, 50 में से 40 लेस किए तो आ गया 10। अब गुडविल क्या, 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको एग्जाम में क्या करना है, बोलते हैं ना सर कैसे लिखे, अब देखो मैं तो कभी कभी जल्दी में आपको ऐसे बता देता हूं 10,000 इंटू 3, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मूले लिखने हैं। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तब जाके ही प्रॉपर मार्किंग मिलेगी, नहीं तो कई बार वो क्या कर देगा, काट भी देगा, यानी कम नंबर दे देगा, याद रखना, काटेगा तो नहीं। अगला आते हैं, कह रहा है कैलाश और प्रकाश पार्टनर है, कैपिटल कितनी है 35 और 25। राम को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, राम 35,000 कैपिटल के फॉर्म में लाया। अब देखो फॉर्म की गुडविल वैल्यू करने के लिए बोला, अब या तो राम का शेयर ऑफ गुडविल भी पूछ सकता है या फॉर्म की गुडविल, तो हिडन गुडविल की बात कर रहा है, तो किसके बेसिस पे निकलेगी, राम की कैपिटल के बेसिस पे, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो ये कौन सा केस है आपका, हिडन गुडविल का। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है तो आपको पता है, फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, नाम क्या था, शायद राम था ना इसका, एक बार चेक कर लेता हूं, लिख ही लेता हूं, राम्स कैपिटल। अब देखो 35,000 है और रेसिप्रोकल कर दोगे उसका हिस्सा राम का, तो राम का हिस्सा कितना है 1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1,05,000। उसमें से माइनस क्या कर दोगे, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब देखो पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स की, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूं, कैलाश प्रकाश, तो कैलाश क्या है 35,000, प्रकाश के कितने हैं 25 और राम के कितने थे 35। देखो 35 25 और ये 35, तो 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 25 95। तो देखिए फॉर्म की गुडविल कितनी निकल के आ रही है 10,000। अब उसमें अगर राम का हिस्सा बोलता
तो 3333.33 आ जाता, मतलब राउंड ऑफ होके 3333, क्योंकि 1/3 है ना, तो 1/3 हिस्सा निकाल लेते, लेकिन अभी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पूछा है। इसको भी चेक कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक। चलो ये भी हो गया आपका। अगले पे आओ, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। बताओ, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया 2 मार्क्स में, बताओ पिछले साल पेपर कैसा आया था? तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो ये भी आपका हो ही गया 7th वाला, ठीक। अब ये भी याद रख लेना, आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि ये कब कैलकुलेट होता है, रिटायरमेंट पे या डेथ पे, तभी होता है। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस पर भी बोल सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला 8th, बाल मुकुंद, विनीत और सुधांशु पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। सुधांशु रिटायर हो गया फर्म से, यानी 4/9 के लिए चले गया। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट देखो, जनरल लेजर में कितनी दे रखी है, बैलेंस शीट में जनरल लेजर दो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 27,000। तो मैंने आपको बताया था जनरल लेजर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अगर इनका बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो लॉस वाला पार्ट है, एसेट साइड का है, तो उसको ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन जो है जनरल रिजर्व या सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है उसके रिटायरमेंट पे, तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 बाल मुकुंद, पूरा ही नाम लिखना है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, विनीत कैपिटल और सुधांशु कैपिटल। कौन सा रेशियो है 2:3:4, तो 27,000 को बांट देना, 27,000/9, तो हो जाएगा 3,000 कॉमन, तो 3 × 2 6, 3,000 × 3 9, 3,000 × 4 12, तो ये आपका आ जाएगा 6 9 12। देखो यही आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो रिटायरमेंट से क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसको भी जनरली हम क्या बोलेंगे, उसको भी हिस्सा बटेगा। अगर प्रॉफिट है, फायदे का पार्ट है, तो उसे मिलेगा, उसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन अगर लॉस का पार्ट है, जैसे रीवैल्यूएशन का लॉस है, गुडविल रिटर्न ऑफ का पार्ट है, तो तब वो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो सारे पार्टनर्स में बटेगा, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, ठीक। अब आपको बोल रहा है शिव नंदू मोहन पार्टनर है 332 में, शिव रिटायर हो गया और फॉर्म की गुडविल एडजस्ट की गई, कितनी वैल्यूड की गई 56। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म विदाउट ओपनिंग द गुडविल। अब देखिए यार रखना, शिव नंदू मोहन का रेशो दे रखा है, सबसे बढ़िया सिंपल 3:3:2। अब आपको पता है कि कौन रिटायर हुआ, शिव रिटायर हो गया, तो ये तो ओल्ड है। अब न्यू क्या आएगा, नंदू और मोहन, और यही क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। पहली चीज पता चल गई। अब उसके बाद गुडविल वैल्यूड की गई। आप बोलोगे सर इसको जैसे करना कैसे होता है, देखो क्या है, गिव एडजस्टमेंट एंट्री बोली तो करना क्या है, एक तरीका बताया था, आप लिख दोगे बुक्स ऑफ, क्या लिख दोगे, बुक्स ऑफ शिव नंदू एंड मोहन, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर आप लिखा करो जर्नल ऐसे, फिर उसके बाद आप डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, वो फॉर्मेट बना के प्रॉपर लाइन ड्रॉ करा करो। ये हो गया। कई बार तो मैंने देखा है नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं तब भी नंबर दे देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप सब चीज सही कर रहे हो तो आपकी जो बुरी चीज भी होगी कुछ भी, वो भी अच्छी लगने लग जाएगी। तो आपकी कुछ मिस्टेक भी होगी, या आपकी कुछ टैक्स की मिस्टेक भी होगी, आपकी कुछ बोल सकते हैं कि रिटर्न मिस्टेक भी होगी, तो वो भी सामने वाला इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यार आप सही लिख रहे हो। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, यार रख लेना। अब नीचे आप क्या करोगे, वर्किंग नोट का पार्ट बनाओगे, और उसमें आप क्या करोगे, गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो तो गिवन है, तो फॉर्म की गुडविल है उसमें शिव का हिस्सा निकाल दो, तो हम क्या बोलेंगे, शिव शेयर ऑफ गुडविल। तो 56 में शिव का हिस्सा कितना है, तो शिव का हिस्सा है 3, तो कितना होगा 3/8, तो हो जाएगा 21,000। अब आपको पता है कि शिव जा रहा है, शिव रिटायर हो रहा है ना, तो शिव को मिलेगा, तो टू शिव कैपिटल अकाउंट कितना 21,000। अब देंगे कौन,
नंदू और मोहन। तो जो देते हैं, जो गेन करते हैं, वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट का गेन कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गेनिंग रेशो में हमें दे रहे हैं तो इसलिए उनकी कैपिटल डेबिट की जाएगी, क्योंकि जब भी पार्टनर को नुकसान होता है तो उनकी कैपिटल क्या की जाती है, डेबिट की जाती है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं भाई, गेनिंग रेशो में दो, किसमें दो, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या है आपका, 3:2 है। समझ गए? तो 21 को बांट देना, 21,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12,600, और 2 का आएगा आपका 8,400। तो देख लो यही आपका आ रहा है, बिल्कुल ठीक सर, ऐसे करके। अगला, नरेशन आपको लिखना आती है तो वो आप लिख लोगे। अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इज पेड बाय पार्टनर। तो देखो मैंने बताया, चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर पे करते हैं तो टू बैंक, और अगर पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि देखो पार्टनर कोई फ्री में नहीं आया, पार्टनर क्या बोलता है, अभी मैं पे कर देता हूं लेकिन मैं ले लूंगा, तो मैं अपनी कैपिटल क्या करूंगा, फॉर्म में क्रेडिट करूंगा। सीधी सी बात है, मुझे चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ये आपका लॉस है, तो आपका रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर का नाम क्या है, नाम नहीं दे रखा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। अब जितने भी अमाउंट की दे रखी है, चाहे 10,000 की दे रखी है तो आपको 10,000 से कर देनी है। तो देखो ये भी हो गई, हाँ ठीक। चलिए 11th वाला आपको बोल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो आप एनसीईआरटी को रेफर करोगे, तो वहां पे भी जो लैंग्वेज दे रखी है वो लिख सकते हो, नहीं तो आप ये इसमें देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या दे रखी है, व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर रिसीव्ड, देन क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसे अब मुझे नहीं आ रही होती तो मैं क्या बोलता, व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आर मोर देन। तो आपको पता है कि जब अप्लाइड शेयर्स आर मोर देन ऑफर्ड शेयर, ऑफर्ड का मतलब क्या होता है, इशूड शेयर, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सेम इसका उल्टा। तो वो भी आप एनसीईआरटी की बुक से देख लेना कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। तो हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड शेयर, जो कि अप्लाइड शेयर्स है तो हम क्या बोलेंगे, वो लेस देन ऑफर्ड शेयर, जो इशू किए गए उससे कम। 1,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन आ गई 900 की, अंडर सब्सक्रिप्शन। 1,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन आ गई 1100 की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते। आगे बोल रहा है 1 अप्रैल 23 को एक कंपनी है जिसने 5,008% डिबेंचर 100 वाले 10% डिस्काउंट पे इशू करे। अब देखिए आपको होता है कि जब कंपनी इशू करती है तो क्या एंट्री होती है, यहां पे एंट्री किसकी बोली है वो देखना। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 45,000, ये हमारे पास पहले से पड़ा है। आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मैंने बताया था, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, खुद के शेयर बायबैक करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर है और 10% डिस्काउंट पे इशू करे तो 50,000 डिस्काउंट है, लॉस है। तो उसको किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। पड़ा हुआ है लेकिन कम है तो बाकी 5,000 किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है राइटिंग ऑफ की। तो आपको एग्जाम में कैसे करना था मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर निकाल के बताओ। देखो नंबर ज्यादा लेके आना है ना, तो यही तरीका होगा कि आपको क्या करना है, ये लिखना है। फिर आप क्या करोगे, 5 लाख इंटू, अब देखो 8% मत करना, ये तो इंटरेस्ट की रेट है 8%, लेकिन डिस्काउंट की रेट कितनी है, ये रही डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000।
अब आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना 45,000, लेकिन आपके पास डिस्काउंट कितना डेबिट हो रखा था इशू करते समय 50,000, तो आपको खत्म कितना करना है 50, आपको राइट ऑफ तो 50 करना है, आपके पास 45 पड़ा है, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, तो बाकी आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब आप बोलोगे सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही नहीं तो सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से जाता, क्योंकि चाहे आपके पास लॉस भी हो तब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो कैपिटल प्रॉफिट में जनरली क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, वो भी पड़ा है तब भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही चीजें दे रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी आपका कैपिटल रिजर्व वाला आएगा ही नहीं, यानी देगा ही नहीं। लेकिन अगर दे देगा तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कैपिटल प्रॉफिट का यूज करेंगे, फिर इसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। सिक्योरिटी प्रीमियम के स्पेसिफिक यूज है, यहां रख लेना, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी डिविडेंड इशू करने के लिए यूज नहीं होता। डिविडेंड इशू करने के लिए हमेशा कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से देती है। तो इसका मतलब किस में से देती है, फ्री रिजर्व में से देती है, तो वो रेगुलर प्रॉफिट में से देगी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वहां से देगी। लेकिन डिस्काउंट को आप राइट ऑफ कर सकते हो कैपिटल प्रॉफिट से, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है, मधुसूदन लिमिटेड है, उसने परचेज किया प्लांट किससे, गोपाल लिमिटेड से 2 लाख का, और एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग चेक ऑफ 10,000 एंड फॉर रिमेनिंग ड्यू पेमेंट बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स दैट वर इशूड, पर मैं थोड़ा अच्छा आदमी हूं तो मैं साथ में देखो यहाँ पे निकालना सिर्फ क्या था, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब कैसे निकालना है वो बता देता हूं, पर मैं एंट्रिया भी करके बता दूंगा। देखो यहां पर आपने प्लांट कितने का खरीदा, 2 लाख का, तो यहां पे देखो क्या है, टोटल अमाउंट कितना देना था, 2 लाख का, उसमें से आपने क्या करा, चेक से पे कर दिया, पेमेंट बाय या पेमेंट थ्रू चेक ₹10,000 हो गया, तो कितना बचा, 1,90,000, ये तो बचा। तो रिमेनिंग आपने क्या करा, 5% डिस्काउंट पे दे दिया, तो ये है नेट अमाउंट पेबल या नेट परचेज कंसिडरेशन। फिर इसके बाद आप लिखोगे इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या है, 100 में से 5 गए तो 95, यही तो है, क्योंकि 100 रुपीज है और उस पर 5% डिस्काउंट है। तो आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 1,90,000 डिवाइड बाय 95, तो आप 1,90,000 डिवाइड बाय 95 कर देना, तो कितना आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, 2,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका निकल के आ गया, ये आपके 2 मार्क्स पक्के। अगर आप इसकी एंट्री करते तो क्या बोलते, सर सबसे पहले हमने प्लांट खरीदा, तो किससे खरीदा, गोपाल से। देखो आप क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ मधुसूदन लिमिटेड, फिर जर्नल, तरीका बता रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ मधुसूदन लिमिटेड, फिर जर्नल, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे लिखोगे। फिर आप करोगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू गोपाल लिमिटेड, कितने का, 2 लाख का। लेकिन एक चीज रखना, आपने चेक से पे किया है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट टू बैंक 10,000, तो आपको गोपाल को नेट अमाउंट कितना देना है, 1,90,000, देखो बता दिया मैंने। अब 190 पे आपने क्या दिया, गोपाल को डिबेंचर दे दिया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे देने का मतलब क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ कितना है, 9% डिबेंचर, पर याद रखना 9% तो इंटरेस्ट की रेट होती है, डिस्काउंट की जो रेट है वो कितनी है, 5%। तो गोपाल लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर। अब कभी भी आप देखना अगर डिस्काउंट पे देते हैं तो इश्यू प्राइस नीचे कम होती है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर बढ़ जाते हैं। अगर मान लो ये 100 रुपए डिवाइड करते तो 1900 डिबेंचर आते, लेकिन डिस्काउंट की वजह से जो डिबेंचर है वो कितने के हो गए, 2000, 1900 की जगह। तो सर सबसे बढ़िया तरीका क्या है, गोपाल से गोपाल 190 कर दो, डिबेंचर में 2000 आएंगे फेस वैल्यू के हिसाब से, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू याद रख लेना, तो फेस वैल्यू के हिसाब से आएंगे। तो इधर क्या आ जाएगा 10,000, चाहे आप चेक कर सकते हो कैसे, 2000 इंटू 5 रुपीज पर डिबेंचर, 5 रुपीज है ना, 100 का 5%, तो इस तरीके से निकल जाएगा 10,000। फिर ये डिस्काउंट को आप राइट ऑफ कर सकते हो। अब अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अगर एंट्री कभी भी बोल दे
तो इस तरीके से आपको करके आनी है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो उसका यूज कर लेते, नहीं है। वैसे ये एंट्री करने की नीड नहीं है, लेकिन आप बाई चांस आ जाए और बाई चांस आप बोल सकते हो कि क्या पता हो सामने वाले के पास, तो आप कर लो, कोई गलत नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर हो गई। अगला 14 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो आपको पता है कि क्विक रेशियो दे रखा है 2:1, लिक्विड एसेट दे रखी है कितनी 2,40,000, क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो है, सेम ही है। स्टॉक दे रखा है, अब आपको करंट एसेट्स, तो देखो आपको क्या करना है, क्विक एसेट्स निकालनी है। क्विक एसेट दे रखी है, उसमें स्टॉक जोड़ना है, तो क्या आ जाएगी करंट एसेट। सर ये तो आ गई। अब करंट लायबिलिटी के लिए क्या चाहिए, करंट रेशियो, लेकिन आपका क्विक रेशियो दे रखा है तो क्विक रेशियो से भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्विक रेशियो और क्विक एसेट दे रखी है। तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूआर, और यहाँ पे करना है क्विक एसेट्स, और नीचे करना है करंट लायबिलिटी। 2:1 था, करंट लायबिलिटी पता नहीं है आपको, और क्विक एसेट्स कितनी है 2,40,000। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी 2,40,000 डिवाइड बाय 2, 1,20,000 हो गई करंट लायबिलिटी। अब सर उसके बाद हमें क्या करना है, करंट एसेट्स निकालनी है। तो करंट एसेट्स क्या होगी, क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक, यही तो होगा। क्विक में स्टॉक नहीं होता क्योंकि वो स्लो मूविंग है, जैसे उसमें स्टॉक जोड़ेंगे तो वो करंट का पार्ट बन जाएगा। आपको पता है कि स्टॉक के अलावा दो और चीजें बताई थी, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उस केस में अगर वो भी होता तो जुड़ जाता, लेकिन मोस्टली मैंने बताया था करंट और क्विक का डिफरेंस मोस्टली स्टॉक दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सारा एलिमेंट कम दिया होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 240 की क्विक एसेट थी और स्टॉक कितने का था 60,000 का, तो कितना हो गया करंट एसेट्स 3 लाख। बताओ, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ये भी। चलो आ गया हो, शायद लास्ट ही है अब अपना, लास्ट ही है। 15 पे आते हैं। 15 क्या बोलता है, 15 बोल रहा है युवराज लिमिटेड है, उसने परिसंपत्ति पर 26,000 का मूल्यह्रास प्रभावित करने के पश्चात 74,000 का लाभ अर्जित किया। इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट जो है 74,000 है आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 26,000। फिर इनकम टैक्स पेड किया 20, पर याद रखना इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स भी लेस हुआ होगा, क्योंकि जब इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स टू बैंक, ये किया। फिर ये पीएनएल में गया, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। अभी मैं रफ में लिख रहा हूं तो जल्दी में ऐसे लिख रहा हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, यही तो किया। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर नेट प्रॉफिट जो आया होगा उसमें पीएनएल से इनकम टैक्स भी लेस हो गया होगा, तो हमें बिफोर टैक्स करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 74 में 26 जोड़ देंगे, यही तो है। क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है लेकिन आपको बता नहीं रखा ये बिफोर है या आफ्टर है, तो हम क्या मानते हैं, हमेशा आफ्टर टैक्स मानते हैं। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया रुपीस। यहां पे आपने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कॉमा। देखो मेरी एक आदत ये भी लिखने की है एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इससे मुझे समझ में आ जाता है कि भाई एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, रिजर्व्स आते हैं, डिविडेंड आते हैं। और जब भी आप कैश फ्लो बनाते हो तो ये मान के चला करो कि आप गलत नहीं कर रहे हो कुछ भी, ये चीज हो चुकी है वो गलत नहीं है। जैसे अब मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन लेस है, बिल्कुल ठीक है। मैं बोलूंगा पीएनएल टू इनकम टैक्स लेस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो उसमें जनरली हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, और वर्किंग नोट में क्या करना पड़ता है हमें, नेट प्रॉफिट, यही ऊपर वाला, बिफोर टैक्स एप्रोप्रिएशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में। अब आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। अब देखो आपका कोई डिविडेंड नहीं है, रिजर्व नहीं है, लेकिन आफ्टर टैक्स तो आपको कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट 74, क्योंकि मैंने बताया कुछ नहीं दे रखा तो आफ्टर टैक्स माना। अब इसमें आप क्या करोगे, टैक्स चार्ज टू पीएनएल, तो जितना पे किया उतना ही पीएनएल में चार्ज माना गया, क्योंकि प्रोविजन नहीं बना हुआ। अगर प्रोविजन वाला होता तो बात अलग होती। तो हम क्या करेंगे 20,000, तो 74 प्लस 20 94। तो ये 94 क्या हो गया आपका बिफोर टैक्स। तो देखो ये वर्किंग नोट से यहां आ गया। फिर आप प्लस माइनस क्या करते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये बताया मैंने आपको।
तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, याद रख लेना। तो डेप्रीशिएशन चार्ज टू पीएनएल। तो जैसे ही हमने लेस किया था तो हमारा 26,000 कम दिख रहा था, तो हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इतना तो कैश हमने पे ही नहीं करा क्योंकि ये नॉन कैश था। तो नॉन कैश भी ऐड करते हैं। तो जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो हम कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे बोलते हैं। अब कितना आ गया, 94 प्लस 26, तो ये हो गया 1,20,000। अब याद रखना वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आते हैं वो निल है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, डैश। तो आपका 120 ही क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, ये है। उसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, अब टैक्स पेड। देखो क्यों, क्योंकि आप सीधा पहुंच गए, यानी आप कैश जनरेट तक पहुंच गए। तो अब आपको सीधा क्या देखना है कि कितना पे किया, तो आपने 20,000 पे किया, यही तो है। तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना 1 लाख। ओके, 1,20,000 में से 20 गए, तो ये आपका निकल के आ गया। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा अभी तक का जो हमने करा दिया। तो अभी के लिए इतना ही, आपके लिए काफी था। याद रखना मैं आज देखो 4 तारीख है, 4 तारीख को ही अभी 4:15 हो रहे हैं, ये खत्म हो गया है मेरी वीडियो। तो जब मैं अपलोड करूंगा अराउंड आधा घंटा लगेगा, तो 4:45 या 50 तक ये अपलोड हो जाएगी आपके लिए। ओके, अब उसके बाद जैसे आप वीडियो देखोगे 1-2 घंटे में, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर वो बेस्ट आंसर कॉपीज हमें देखनी है, तो आप जरूर लाइव आ जाओ। जितना आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं अपनी क्लास लेके, जो कि जनरली मैं इवनिंग में लेता हूँ बीकॉम को पढ़ाने के बाद और 12th वालों को पढ़ाने के बाद, तो मैं जरूर क्या करूंगा 9 या 9:30 के बीच में आपके लिए लाइव आ जाऊंगा। अगर आऊंगा तो पहले से ही मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि अराउंड मैं 9:30 पे आऊंगा, जहां तक चांस है 9:30 पर। तो आप मुझे मोटिवेट जरूर करना। वहां पे मैं आपको बेस्ट आंसर कॉपीज को इवेल्युएट करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपसे गलतियां हो सकती है, आपको कैसे सुधार करना है। क्योंकि उनके नंबर 80 आते हैं, 80 में से 80, 79.5 आपके भी आ सकते हैं। पर आपको क्या चेंज करना है, क्या गलतियों से बचना है, वो सारा पार्ट हम क्या करेंगे, लाइव वीडियो में कवर करेंगे। तो लाइव मिलेंगे, साथ में आपसे बातें भी कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लास्ट में बोलूंगा, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।